हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल डीसी मैथ क्लासेस चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? निश्चित समाकलन। कौन सा टॉपिक है हमारा आज? निश्चित समाकलन। हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। तो देखो, आपको इस तरह से पढ़ाऊंगा कि मैं आप क्वेश्चनों को देखते ही सॉल्व कर दोगे कि इसमें कौन सा फॉर्मूला फिट होगा। तो आपको एंड तक वीडियो को लास्ट तक देखना है और तब जाके आपको बोलना है कि समझ में आया या नहीं आया। उसके बाद तो देखो, निश्चित समाकलन क्या होता है। हमने इससे पहले क्या पढ़ा है कि अनिश्चित समाकलन। अनिश्चित समाकलन में जो हमारे पास वो कांस्टेंट होता था ना, हम किसी भी संख्या का समाकलन करते थे। जैसे मानो x का किया मैंने, x dx, इसका क्या होता था समाकलन मेरे पास? एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस ये c। जो ये कांस्टेंट है ना, ये अब इसको रिमूव करने के लिए किसका यूज करेंगे हम? निश्चित समाकलन का। इससे क्या होता है, ये हट जाता है। तो देखो, हम निश्चित समाकलन करते हैं हम स्टार्ट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? यदि आपको इस तरह से मिल जाए, यदि एफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स, तो यहां जो x है, x स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर का यदि dy ओवर dx और ये कैपिटल एफ एक्स और ये एफ एक्स तथा x स्वतंत्र चर राशि के, अब मैं इसके x के क्या दो मान लेता हूं। x स्वतंत्र चर राशि के a एंड b दो क्या है? निर्दिष्ट मान। निर्दिष्ट मान है। ओके, यहां तक क्लियर कि ये कोई फंक्शन है इस तरह का जिसमें x क्या है मेरे पास? स्वतंत्र चर राशि है। तो इसमें a और b इसके क्या है? दो निर्दिष्ट मान है। हमें इनका मान इनके बीच में फाइंड आउट करना है। तब जाके मेरे पास समाकलन किस तरह से, निश्चित समाकलन तब कैसे बनेगा? तब जो मेरे पास ये है ना, ये a टू b एंड एफ एक्स एंड dx, तो ये इस तरह से बनेगा। और फिर इसको किस तरह से लिखेंगे हम? तो देखो, यहां किस तरह से लिखेंगे। जो भी समाकलन आएगा उसका ये कैप स्मॉल ही लिखता हूं इसको। तो ये इसका हो जाएगा स्मॉल का, और ये a टू b। अब यहाँ भी जो भी फंक्शन होगा उसका समाकलन हम कर देंगे, और उसके बाद तो उस पर क्या लिमिट यों की त्यों रहेगी। उसके बाद में फिर जो हम एंड में होगा ना, तो उसके बाद में क्या करेंगे हम? लिमिट अप्लाई करेंगे। अब लिमिट अप्लाई करने का एक फॉर्मूला है, मैं बताता हूँ। लिमिट अप्लाई किस तरह से करना है मैं बताता हूँ। अब ये तो कौन सी है मेरे पास? अगर जो ऊपर दिखे वो अपर लिमिट और जो नीचे दिखे वो लोअर लिमिट। तो ये कौन सी है? अपर लिमिट। एंड ये कौन सी है नीचे वाली? लोअर लिमिट। ओके, यहां तक बिल्कुल क्लियर एकदम। तो अब देखो, लिमिट अप्लाई किस तरह से करेंगे। लिमिट अप्लाई करने का फॉर्मूला है मेरे पास, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हो गए? लिमिट अप्लाई इस तरह से करेंगे कि सबसे पहले तो अपर लिमिट करेंगे, उसके बाद नेगेटिव साइन लगा के फिर लोअर लिमिट अप्लाई करेंगे, फिर आगे सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये इस तरह का होगा। और देखो, मैं एक एग्जांपल लेके बताता हूँ आपको। जैसे मान लो मैंने ले लिया 2 से 3 है कोई समाकलन की लिमिट, और यहाँ क्या है? x है और प्लस में 2 है एंड dx ये है। अब इसका एक्चुअली क्या है कि ये अगर लिमिट नहीं होती तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो उसी तरह से सबसे पहले तो इसे आसानी से सॉल्व कीजिए। तो इसका क्या होगा, मैं अलग अलग कर दूंगा। इस पे x dx और एक क्या होगा 2 dx, और इस पर भी लिमिट और इस पर भी लिमिट लगा देता हूँ 2 से 3 और 2 से 3। ये हो जाएगा आसानी से, होगा ना? ये होगा ये। तो अब देखो, इसमें अब x का करेंगे तो x का क्या होगा? एक्स स्क्वायर अपॉन 2, और फिर ये लिमिट अभी तो यों की तो चलेगी 2 से 3 प्लस, अब ये 2 है तो 2 कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, और dx का क्या हो जाएगा? x हो जाएगा, और 2 से 3। अब लिमिट देखो किस तरह से अप्लाई करनी है। मैंने बताया आपको फॉर्मूला की अपर लिमिट माइनस
लोअर लिमिट करनी है। तो अपर लिमिट क्या है मेरे पास 3 है। तो सबसे पहले x की जगह जहां भी x दिखे वहां क्या रखना है आपको 3 रखना है। तो ये देखो 3 का वर्ग अपॉन 2, फिर माइनस लगा के फिर क्या है लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट क्या है मेरे पास यहाँ 2 है, तो 2 रखना है, ये माइनस है एंड 2 का वर्ग अपॉन 2। ये वाला स्टेप सॉल्व हो गया। फिर प्लस 2। अब इसमें अपर लिमिट क्या है 3, तो 3x है, यहाँ x की जगह पे रखना है हमें जो भी रखना है, जो अपर लिमिट 3 माइनस लोअर लिमिट कितनी है 2। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा ये आसानी से। तो अब देखो ये 3 दिया 9/2 माइनस 4/2 एंड प्लस 2 एंड 1। तो ये इस तरह से इसमें 2 एलसीएम ले लो आप, 9 माइनस 4 प्लस 2, तो क्या बच जाएगा 9 माइनस 4 कितने बचे 5/2 प्लस 2, तो ये कितना हो जाएगा फाइनली 2 दूनी 4 9/2 आ जाएगा आपका आंसर। ओके, तो ये इस तरह से आपको कुछ नहीं करना है, बिल्कुल सिंपल है। निश्चित समाकलन तो अनिश्चित समाकलन से भी सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि आप उसमें क्या करना, उसमें तो अनिश्चित था तो कुछ भी हो सकता था, यहाँ निश्चित है हमारे पास मान एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी, हमारे पास मान जो भी आएगा जो एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगी। तो ये यहाँ तक हो गया। अब उसके बाद देखना है अगर आपको किसी भी फलन में, जैसे आपने उसमें अनिश्चित समाकलन पढ़ा था कि प्रतिस्थापन विधि से आपको अगर इसमें क्वेश्चन करने को मिल जाए तो उसमें क्या होता है कि लिमिट चेंज हो जाती है। फिर वो किस तरह से चेंज होती है मैं एक लेके बताता हूँ आपको एक क्वेश्चन। तो देखो अगर मेरे पास ये 0 से 1 है कोई समाकलन और tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx, ये इस तरह का है। अब यहाँ थोड़ा एक बार यहाँ और देख लो, मैं आपको बताना भूल गया। अब ये जो fx है ना fx, तो इसका क्या है a और बीच का मान है, ये fx का मान आएगा जो a और बीच के मध्य आएगा, a और 2 के। तो यहाँ पे देखो लिमिट 2 और 3 की लगाई थी हमने, तो इनके बीच में ये मान है मेरे पास, तो इस तरह से ये आएगा। ओके, तो अब आगे इस पर ही देखते हैं हम कि लिमिट किस तरह से चेंज होती है। तो देखो अब ये प्रतिस्थापन विधि का एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, ये सिंपल ही आप किससे सॉल्व करोगे, इसे प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन किसका करना है कि हमें उस चर राशि का प्रतिस्थापन करना है जिसका हमें अवकलन दे रखा हो। तो यहाँ पर क्या इसका प्रतिस्थापन करूंगा मैं, पुट tan इनवर्स x इक्वल टू t, इसका कर दिया मैंने। तो अब tan इनवर्स का समाकलन किसके सापेक्ष करूंगा मैं, t के सापेक्ष कर दूं। तो t के सापेक्ष कर दो या x के सापेक्ष कर दो, क्योंकि x का फलन है तो x के सापेक्ष ही करता हूं मैं। तो tan इनवर्स का क्या होगा 1/1 प्लस x स्क्वायर, और x का क्या होगा फिर dx ओवर dx, तो वो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू dt ओवर dx। अब देखो मुझे क्या बनाना है कि मैं ये है ना ये वाला मुझे बनाना है, तो मैं dx को इधर ले आता हूँ 1 प्लस x स्क्वायर एंड dx इक्वल टू dt। अब इस पूरे की जगह मैं dt रख सकता हूँ ना। तो इस तरह से ये तो प्रतिस्थापन हो गया। अब देखना लिमिट का फंडा क्या है, लिमिट किस तरह से चेंज होगी। अब देखो जब x इक्वल टू क्या हो 0, जब मैंने लोअर लिमिट ली x इक्वल टू 0, तो मैं यहाँ रखूंगा tan इनवर्स 0। तो tan इनवर्स 0, तो tan इनवर्स 0 क्या होता है, tan इनवर्स 0 क्या होता है 0 होता है, तो मैंने 0 लिख दिया यहाँ। तो tan इनवर्स 0 आया, कब आया तब जब x इक्वल टू 0 रखा, तो तब t इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास, यहाँ यही तो रखूंगा मैं 0, x इक्वल टू 0 यहाँ रखा, तो t इक्वल टू क्या आया मेरे पास, t इक्वल टू 0 आया। एंड देन जब x इक्वल टू क्या रखूंगा 1, x इक्वल टू 1 रखा, तो अब देखो tan इनवर्स x की जगह क्या रखना है 1 रखना है। तो tan इनवर्स 1 कितना होता है, मतलब tan में 1 किसका मान होता है π/4 का होता है, तो मैं क्या रख दूंगा π/4। तो तब t इक्वल टू क्या होगा π/4 होगा। तो इस तरह से अब देखो हमारा फलन भी किसका है t का, तो t की ही लिमिट लगाएंगे हम, तो फाइनली लिमिट क्या हो जाएगी मेरे पास 0 से π/4
एंड उसकी टेन इनवर्स एक्स की जगह क्या रखा था टी, और इस पूरे की जगह क्या रख दूंगा अब मैं यहाँ डी टी रख दूंगा। तो इस तरह से ये क्या हो जाएगा फिर, अब टी का तो आसानी से करते हैं टी स्क्वायर अपॉन 2, इसका आसानी से हो जाएगा, एंड 0 से π/4 ये क्या हो जाएगी, इस पर लिमिट अप्लाई हो जाएगी। और लिमिट अप्लाई करते हैं तो देखो इसकी जगह रखना है, टी की जगह रखना है π/4, तो ये π² अपॉन 16 अपॉन 2, तो ये क्या हो जाएगा π² अपॉन 22 आंसर आ जाए। तो ये आपको मैंने सिंपल सा बताया कि किस तरह से निश्चित समाकलन की प्रॉपर्टी होती है, मतलब कि किस तरह से डेफिनेशन है इसकी, कि इसका मान किस तरह से आएगा। और कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है, ऐसे आपको लिमिट दे दी जाएगी और उसको आपको अप्लाई कर देना है सीधा सा। और अगर आप प्रतिस्थापन करते हैं तो देख लेना, अगर लिमिट चेंज हो रही है तो करो उनको, अगर नहीं, कई क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे जिनमें लिमिट चेंज नहीं होगी, यों की तो ही आएगी टी की लिमिट, जो भी आप मानोगे। तो अब देखते हैं निश्चित समाकलन के गुणधर्म इसके आगे। तो ये आपको गुणधर्म, अगर आपने जो भी मैं 7 या 8 गुणधर्म बताऊंगा, जो भी आप प्रूफ के साथ बताऊंगा सबको, जो भी आपने अगर ये हमेशा के लिए याद रख लिया ना, आपने समझ लिए, तो आपको ये आप निश्चित समाकलन का एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकोगे, ये मेरा वादा है आपसे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलो आ जाते हैं हम फर्स्ट गुणधर्म पर, आपको बता ही देता हूँ मैं फर्स्ट गुणधर्म कौन सा होता है। तो चलो देखो, ये देखो फर्स्ट कौन सा मेरे पास, तो आपको इस तरह से मिलेगा, जैसे लिमिट तो क्या होगी ए से बी, एंड ये क्या होगा fx एंड dx। तो ये इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए से बी एंड ft एंड d। अब इसमें कुछ नहीं है, जैसे देखो यहाँ टीचर राशि है तो इस टीचर राशि का ही फलन है, और उसमें x राशि है तो x का ही फलन है। तो मैं इसको सिद्ध करके बताता हूँ ये किस तरह से आया। तो देखो मैं दोनों साइड ले लेता हूँ, एक बार तो LHS लेता हूँ। LHS में क्या है a to b एंड fx एंड dx। अब ये है, तब इसका सिंपल ही से क्या होगा समाकलन क्या होगा fx हो जाएगा, जो भी कुछ होगा fx की जगह कुछ भी, fx फंक्शन की जगह कुछ भी हो सकता है, तो वो हो जाएगा। तो उसके बाद मैं लिमिट अप्लाई करूंगा a to b, ये लिमिट अप्लाई कर दिए। तो उसके बाद अब लिमिट का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है। तो यहाँ एफ बी माइनस एफ ए, एक्स की जगह रखना है हमें, अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह ही रखना है। तो ये आ गया मेरा LHS। अब देखो RHS क्या आता है, एक्चुअली RHS में क्या है a to b और ft एंड dt है, ये है ना। अब यहाँ भी देखो, यहाँ ft के सापेक्ष है तो ft आ जाएगा यहाँ पे, तो एंड लिमिट अप्लाई करेंगे अब हम a to b। अब a to b है तो अब यहाँ भी देखो अपर लिमिट fb माइनस लोअर लिमिट fa। अब देखो ये दोनों सेम है ना, ये वाला और ये वाला सेम है, दोनों बिल्कुल सेम एग्जैक्ट सेम है। तो मैं लिख सकता हूँ LHS इक्वल टू RHS, और तो इति सिद्धम। तो ये सिद्ध होके आ गया है मेरे पास, आ गए सिद्ध होके, ये हो गया फर्स्ट गुणधर्म। अब देखते हैं हम सेकंड गुणधर्म क्या कहता है मेरे पास। सेकंड गुणधर्म बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, आप इसे याद रखना, ये आपको क्वेश्चनों बीच बीच में आपको काम आएगा ये। और जैसे ही आप इसे एक बार देख ले होगा ना मैंने किस तरह से कराया, तो आप कभी नहीं भूलोगे। देखो ये a to b है और ये कोई फंक्शन है fx एंड dx। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब हम लिमिट इनको इंटरचेंज करते हैं ना लिमिटों को, जैसे a की जगह b रख दूंगा और b की जगह a रख दूंगा, मैं b की जगह तो a रख दिया और a की जगह b रख दिया, ये तो किया मैंने a की जगह b एंड b की जगह a। तो क्या होता है, ये नेगेटिव साइन आ जाता है। इस तरह से हम इनको इंटरचेंज कर देते तो नेगेटिव साइन आ जाता है और फलन यों की तो ही रहेगा fx dx। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि कुछ लिमिटें ऐसी आ जाती हैं कि उनको हमें इंटरचेंज करना ही पड़ता है, इसलिए इसकी जरूरत पड़ेगी हमें आगे। तो देखो अब इसको मैं सिद्ध करके बताता हूँ। तो वो LHS में क्या है मेरे पास a to b और ये fx एंड dx। अब वही इसका क्या करना, सिंपल सा मैं लिमिट अप्लाई करके कर दूंगा समाकलन, fx हो जाएगा यहाँ तो, और ये क्या हो जाएगा a to b। ओके, अब मैं लिमिट अप्लाई करता हूँ यहाँ, तो ये क्या होगा fb माइनस fa, कि ये फंक्शन
कि देखो ये फंक्शन की जगह जो भी आएगा वो यहाँ आ जाएगा, उसका समाकलन। जैसे x आया तो उसका क्या हो जाएगा, x उसके अपॉन 2 हो जाएगा यहाँ, और उस तरह से हम लिमिट अप्लाई कर देंगे तो x की जगह ही तो करेंगे लिमिट अप्लाई। तो इस तरह से इसका तो ये आ गया। अब देखते हैं RHS में क्या है। RHS में क्या है मेरे पास, -b2a एंड fx एंड dx। अब देखो ये माइनस चिन्ह चले गई और fx समाकलन आ जाएगा जो भी कुछ आएगा उस फलन का, एंड यहाँ लिमिट रखेंगे हम b2a। तो अब देखो माइनस चिन्ह तो चले गई, अपर लिमिट क्या है इस टाइम a है, तो क्या हो जाएगा fa माइनस लोअर लिमिट क्या है b, तो fb। इस तरह से होगा। अब ये माइनस है ना, माइनस चिन्ह, तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करूंगा मैं। अब इसको देखो तो ये तो क्या हो जाएगा माइनस का fa, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये क्या हो जाएगा fb। तो इस तरह से ये क्या आ जाएगा fb माइनस fa, और जो भी मेरे पास ये दोनों अब देखो बिल्कुल सेम है, तो LHS इक्वल टू RHS। तो इस तरह से ये हैंस प्रूफ हो जाएगा, इतनी सिद्ध हो जाएगा। ओके, ये हो गया मेरे पास, दो हो गए। अब देखते हैं तीसरा क्या है मेरे पास। तीसरे में एक्चुअली में होता क्या है कि a से b एंड fx एंड dx, ये कोई आपको फलन देगा। ये a से b है, कोई फलन है और इसकी लिमिट है a से b है। इस फलन की इसके बीच में क्या आएगा, एक निश्चित मान आएगा। तो इसको किस तरह से लिखूंगा मैं, a से c एंड fx एंड dx प्लस c से b fx एंड dx। तो इस तरह का जो आपको फॉर्म ये गुणधर्म, थर्ड गुणधर्म यूज करना होगा, उसका मैं एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि आपको मैं दे दी 0 से इन्फिनिटी लिमिट दे दी, और दे दिया कि sin x एंड dx, इस तरह से दे दिया। 0 से इन्फिनिटी मत लो, आप कुछ और ले लो यहाँ sin x की जगह, तो आपको दे दिया 0 से 4 दे दिया, एंड fx एंड या दे रख दो आप x एंड dx, और आपको कंडीशन दे दी जाएगी कि जब 1 ग्रेट लेस देन इक्वल टू s लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, इस तरह से कंडीशन दे दी जाएगी आपको। तो इसमें देखो अब लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है, तो यहाँ 0 है, सबसे पहले तो 0 से 2 तक जा रही है, तो मैं इसको इस तरह से डिवाइड करूंगा इस c की तरह। तो सबसे पहले तो 0 से 2 किया और इसको x dx यो की तो आ जाएगा। फिर उसके बाद कहाँ से कहाँ तक जा रही है, 2 से 4 तक जा रही है, तो इस तरह से लिमिट क्या हो जाएगी 2 से 4 हो जाएगी और x dx हो जाएगी। अब इनका समाकलन कर दो आप, और अलग अलग दोनों पे लिमिट रखनी है, क्योंकि ये अलग अलग कर दिए हैं हमने, तो इसलिए ये अलग अलग लिमिट रखनी है। तो x का क्या हो जाएगा x² 2 एंड लिमिट रखेंगे 0 से 2 प्लस x का वही x² 2, लेकिन यहाँ लिमिट क्या है 2 से 4 है, लिमिट अलग है वहाँ, लेकिन समाकलन तो सेम है, लेकिन लिमिट अलग है तो मान भी अलग आएगा। तो ये कितना हो जाएगा 2 का वर्ग अपॉन 2 एंड माइनस, अब x की जगह क्या रखना है 0, तो 0 का वर्ग अपॉन 2, फिर प्लस, अब यहाँ भी देखो तो 4 का वर्ग अपॉन 2 माइनस 2 का वर्ग अपॉन 2। तो इस तरह से आप इनको आसानी से सॉल्व करते हैं, एक निश्चित मान आएगा। यहाँ भी जो भी निकल के आएगा इनको आप सॉल्व करोगे तो आपको एक क्या आएगा, एक निश्चित मान निकल के आएगा। मेरे ख्याल से क्या कि सच में ही निश्चित मान निकल के आएगा, मैं पक्का कह सकता हूँ यह निश्चित मान आएगा इस, क्योंकि निश्चित समाकलन हमारी जो फर्स्ट कंडीशन जो हमारी हेडिंग है वो क्या है, निश्चित समाकलन, तो क्या आएगा निश्चित मान ही आएगा यहाँ पर। तो ये मैंने 3 आपको गुणधर्म बताए हैं जो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। तो उसके बाद देखते हैं एक और या फिर 2 और देख लेते हैं। अब देखते हैं गुण नंबर 4 यानी कि गुणधर्म नंबर 4 देखते हैं। 4 कौन सा सबसे अच्छा है, इससे ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और इससे ही सब कुछ होता है इसमें, तो उसे देखना न भूले गुण नंबर 4 को। तो 4 देखो क्या है मेरे पास कि आपको लिमिट मिल जाएगी वही a to b, कोई भी लिमिट a to b, मैं ये बार बार ले रहा हूँ a to b, तो ये नहीं सोचो a to b ही मिलेगी, कुछ भी मिल सकती है, 2 से 3 या 0 से इन्फिनिटी कुछ भी मिल सकती है।
और ये क्या मिलेगा फंक्शन एफ एक्स एंड डी एक्स, इस तरह का मिल जाएगा। और इधर फिर क्या होगा हमारे पास कि इधर भी सेम रहेगा ये ए टू बी, लेकिन क्या होगा कि एफ एक्स में है ना, एफ एक्स में इन दोनों लिमिटों का योग होके वो चर राशि घट जाएगी, कि लिमिटों का योग होके चर राशि को माइनस कर दिया मैंने। तो ये गुण नंबर 4 है। तो इसकी अब विशेष अवस्था और है एक विशेष अवस्था, तो वो कौन सी मैं बताऊंगा अभी, लेकिन मैं इसको प्रूफ कर देता हूं एक बार आपको, जिससे आपको वो हो जाए बिल्कुल आप क्लियर, आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ इसमें अब मैं क्या करूंगा, इसको पुट करता हूं, a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल टू टी पुट किया। अब इसका मुझे क्या करना है, टी के सापेक्ष मैं अवकलन कर दूं। तो देखो ये तो जीरो जीरो हो जाएंगे, जीरो, एंड ये क्या होगा फिर x का क्या होगा डी एक्स ओवर डी टी, और t का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये a का तो 0 हो जाएगा एंड b का भी 0 हो जाएगा, और इसका क्या होगा dx ओवर dt। अब dx का मान चाहिए मुझे, यहाँ dx का है ना, तो dx का मान क्या रखूंगा माइनस का dt रख दूंगा मैं। तो इस तरह से अब उसमें रखते हैं। तो अब देखो अब मैंने क्या किया, प्रतिस्थापन किया ना, प्रतिस्थापन किया तो लिमिट भी देखते हैं हम चेंज होती है नहीं होती है। तो देखो व्हेन x इक्वल टू a है, मतलब नीचे जब लोअर लिमिट है x इक्वल टू a, तो मैं यहाँ क्या रखूंगा a रखूंगा। तो थोड़ा आप देखना, यहाँ मैं बता रहा हूँ आपको, इधर बताता हूँ। तो a प्लस बी माइनस एक्स, ये हो गया, सॉरी x की जगह क्या रख रहा हूं मैं, यहाँ x की जगह क्या रख रहा हूं a रख रहा हूं। तो a से a कैंसिल हो गया, तो तब जाके t की लिमिट t क्या आ जाएगा b बचा मेरे पास, क्या बचा ओनली b। एंड व्हेन x इक्वल टू क्या रखूंगा b, x इक्वल टू b रखा तो यहाँ रखूंगा b। तो a प्लस बी माइनस बी, तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा, तो उस टाइम पे t इक्वल टू क्या आएगा मेरे पास a आ जाएगा। तो ये आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा मैंने किस तरह से बताया है मेरे ख्याल से। अगर नहीं आया तो कमेंट करके जरूर बताएं क्यों नहीं आया। ओके, तो अब आगे इसको सॉल्यूशन करते हैं। अब लिमिट कैसी हो गई, b टू a हो गई, क्योंकि मैंने सबसे पहले लोअर लिमिट रखी तो मेरे पास क्या है b आया। तो मैं क्या देखूंगा b टू a, एंड ये क्या बन गया f, इसके अंदर का पूरा क्या रख दिया मैंने t, एंड dx की जगह क्या रख दिया माइनस dt, dx की जगह माइनस dt आ गया। तो अब ये माइनस को बाहर आ जाएगा अवकलन समाकलन से, b टू a एंड एफ टी एंड dt। अब मैंने बताया ना कि आपको कि अब मुझे लिमिट इंटरचेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, वो नेगेटिव साइन आ जाता है आगे। तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएंगे, वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे। और लिमिट इंटरचेंज किस तरह से होगी, ये b से a है तो क्या हो जाएगी a से b हो जाएगी, और एफ टी एंड डी टी। अब ये हो गया। अब मैंने जो आपको फर्स्ट गुणधर्म बताया था वो यही था ना कि एफ एक्स डी एक्स, और यहाँ लिमिट थी a टू b, और ये क्या था इधर a से b एंड एफ टी एंड डी टी। तो ये वाला आ गया मेरे पास, तो ये इसके इक्वल है या नहीं है ना, बिल्कुल। तो मैं यहाँ क्या रख दूंगा फाइनली a टू b एंड एफ एक्स एंड डी एक्स, और मेरे पास वो क्या आ जाएगा फिर सिद्ध होके आ गया, बिल्कुल आसानी से आ गया ना, बिल्कुल आसानी से सिद्ध होके। तो इस तरह से गुण नंबर 4 हो गया। अब इसकी विशेष अवस्था देखते हैं, वो कौन सी है, गुण 4 की विशेष अवस्था, गुण नंबर 4 की विशेष अवस्था। अब ये तो विशेष हो गई, तो इसको विशेष तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। तो देखो विशेष तरीका, तो देखो 0 टू b, जैसे आपको कोई लिमिट मिल जाएगी इसमें एफ एक्स एंड डी एक्स, ओके मिल गई लिमिट। तो उसके बाद क्या होगा, इसमें आपको 0 टू b होगा, इधर भी यहाँ भी कुछ नो चेंज करना है इधर। अब इसमें क्या होगा फंक्शन में कि जो अपर लिमिट है b माइनस एक्स, उसको में से अपर लिमिट में से चर राशि को घटा देना है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। ये हो गई। तो अब इसका थोड़ा सा यूज बताता हूँ, इसका यूज कहाँ करना है आपको, इसका यूज विशेष अवस्था का यूज भी विशेष अवस्था में ही करना है आपको, तब जाके आपका सॉल्यूशन होगा। विशेष अवस्था किस तरह की बनेगी, आपको अंश और हर मिलेगा, एक तो अंश और हर मिले ना तभी जाके ये विशेष अवस्था का यूज करना है। और उसमें ये देखना है कि अगर हम इस विशेष अवस्था का प्रयोग करते हैं तो अंश तो चेंज हो जाए और हर चेंज नहीं हो, तो ये विशेष अवस्था उसमें लग जाएगी। तो देखते हैं उस
इस तरह का एग्जाम्पल देखते हैं। तो इस तरह का एग्जाम्पल ये रहा 0 to पाई एंड अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स एंड कॉस एक्स एंड डी एक्स। ये कोई इंटीग्रेशन है आई इक्वल टू, इसको दे दिया मैंने समीकरण नंबर फर्स्ट दे दिया। ओके, ये है। अब इसमें विशेष अवस्था का यूज करते हैं। तो गुण नंबर 4 की विशेष अवस्था से, ये आपको लिखना है गुण नंबर 4 की विशेष अवस्था से। तो देखो विशेष अवस्था क्या कह रही है मेरे पास कि लिमिट तो यो की तो रहेगी, ये आई इक्वल टू है ना। और अब देखो अपर लिमिट में से चर राशि को घटाना है ओनली। तो ऊपर देखो क्या है साइन, अपर लिमिट क्या है π/2 है यहाँ, अपर लिमिट क्या है मेरे पास π/2 माइनस चर राशि क्या है x, ये घटा दी। तो ये पूरे फंक्शन में करना है, ये फंक्शन पूरे में करना है। तो मैं नीचे भी करूंगा इस तरह से साइन π/2 माइनस एक्स एंड अंडर रूट, सॉरी ये प्लस में है, यहाँ प्लस है ये। ओके, तो मैं इसको थोड़ा दूर लिखता हूं। तो ये क्या हो जाएगा प्लस अंडर रूट कॉस π/2 माइनस एक्स। ओके, ये इस तरह से हो जाएगा। तो अब देखो साइन π/2 माइनस थीटा होता था, यहाँ एक्स है तो वहाँ थीटा होता था, वो क्या होता है मेरे पास कॉस थीटा। तो इसको क्या लिखूंगा मैं फिर आई इक्वल टू 0 to π/2 एंड ये क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉस एक्स, और नीचे क्या होगा अंडर रूट कॉस एक्स एंड अंडर रूट साइन एक्स, और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। ओके, अब देखो यहाँ देखो ऊपर क्या है साइन एक्स और यहाँ क्या आया कॉस एक्स, और नीचे तो सेम ही है, ये प्लस है यहाँ। तो ये तो सेम ही आया है, नीचे तो बिल्कुल एज इट इज आया है। लेकिन ऊपर मैंने बोला था ना आपको कि हर चेंज हो लेकिन अंश चेंज ना हो, तो वहाँ नंबर 4 बिल्कुल फिट बैठ जाएगा, विशेष अवस्था बिल्कुल आपकी क्लियर आसानी से लग जाएगी। तो इसको भी दे दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है मुझे कि समीकरण 1 व 2 का योग करना है। तो मैं करूंगा समीकरण 1 प्लस 2। तो समीकरण 1 तो ये रहा आई और एक ये रहा आई, मतलब कि LHS साइड LHS जुड़ेगा और RHS साइड RHS। तो ये आई प्लस आई हो गया इक्वल टू 0 to π/2 अंडर रूट साइन एक्स ऊपर वाला देखना एंड साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स, फिर प्लस 0 से π/2 वही अंडर रूट कॉस एक्स है। अब देखो यहाँ, अब इस साइन को मैं पहले लिख दूं कॉस को बाद में लिख दूं तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस पर। इससे क्या होता है मैंने आगे पीछे तो किए हैं, तो इसको क्या कर दूं पहले लिख दूं, क्योंकि ये इस तरह का बनाने के लिए इधर की साइड साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स। अब देखो यहाँ दोनों में लिमिट सेम है, तो मैं दोनों को एक साथ लिख देता हूँ और फिर ऐड कर देता हूँ। और इधर क्या होगा आई और आई 2i हो जाएगा, तो इधर तो क्या हो जाएगा 2i इक्वल टू 0 to π/2 एंड अंडर रूट साइन एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स, फिर प्लस अंडर रूट कॉस एक्स अपॉन अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स। ये हो गया, ये हो जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे एलसीएम क्या लेना है, ये नीचे वाला लेना है और बिल्कुल आसानी से आप सॉल्व हो जाएगा। तो 0 to π/2 एंड ऊपर एलसीएम लेना, तो ये साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स हो जाएगा, क्योंकि नीचे क्या आ रहा है दोनों में एलसीएम सेम आ रहा है, तो वो कट के क्या होगा 1 ही होगा। तो इस तरह से क्या होगा ये अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, कट जाएंगे दोनों, बिल्कुल सेम आ गए। तो 2i इक्वल टू क्या आएगा 0 to π/2 और ये क्या आएगा 1 एंड dx। तो 2i इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास, ये 1 का, अब 1 का तो कुछ भी नहीं dx है, तो x का क्या होगा dx का क्या होगा x हो जाएगा। और इस तरह से हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो फाइनली मेरे पास अब इसमें लिमिट अप्लाई करूंगा मैं इसमें x में, तो ये क्या होगा π/2 माइनस 0 होगा, और ये 2i इक्वल टू π/2 होगा, और 0 का कोई महत्व नहीं है। ओके, यहाँ से मैं बिल्कुल आसानी से समझा दूंगा। तो i इक्वल टू क्या होगा π/4। तो ये आपका आंसर आ जाएगा
अब जो ये पाई बाई 4 आया है, ये किसके पूरे का इसका सॉल्यूशन आया है मेरे पास फाइनली 0 टू पाई बाई 2 साइन एक्स अंडर रूट एंड अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट कॉस एक्स एंड डी एक्स इक्वल टू क्या होगा पाई बाई 4 आएगा आंसर। तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन होंगे उनमें कि इस तरह से जो गुण नंबर 4 की अवस्था लगेगी तो उसमें सब में ज़्यादातर पाई बाई 4 आंसर आएगा। ये आपको ध्यान रखना है, बिल्कुल आसानी से, आप घबराए नहीं। अब देखते हैं गुण नंबर 5 देख लेते हैं, उसको सिद्ध नहीं करना है। गुण नंबर 5 ऐसा ही है, तो क्या है 0 टू एन ए हो इस तरह से एंड एफ एक्स एंड डी एक्स हो, ये क्या हो एन ए हो, तो इस तरह से क्या होगा लिमिट में से ये एन आगे आ जाएगा और 0 टू ए एंड एफ एक्स एंड डी एक्स, और कुछ नहीं है बस इसमें इतना है। ये कहीं भी यूज नहीं होता हमारे पास गुण नंबर 5, लेकिन वो बुक में है तो इसलिए इसको लिखना जरूरी है। इसका व्यू पूरी प्रश्नावली में नहीं है, मैंने देख लिया। तो आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, तो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर करें, जिससे उन्हें भी पता चले कि हम किस तरह का पढ़ा रहे हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें। और अब मैं जो आगे पढ़ाऊँगा गुण नंबर 5 एंड 6 एंड 7, तो वो शॉर्टली मैं कह सकता हूँ कि वो एग्जाम में उन्हीं से आ सकते हैं। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखना न भूलें। अगर वो आपने मिस कर दिया तो समझो कि आपने एग्जाम में बहुत नंबर खो चुके हैं। तो ओके फ्रेंड्स, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।